डाइवोर्स केस कब फाइल करें, किस कोर्ट में फाइल करें, किन ग्राउंड पे फाइल करें, शादी के कितने दिन बाद डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट डाइवोर्स केस के लिए जाएं या सेक्शन 9 फाइल करें, जज को कैसे कन्विंस किया जाता है, किस फॉर्म में एविडेंस लगाएं ताकि जज आपसे कन्विंस होकर आपके फेवर में डाइवोर्स दे दे। और डाइवोर्स केस फाइल करने का मतलब क्या डाइवोर्स मिल जाता है या इसमें कोई और भी रास्ते निकलते हैं, रीयूनियन के भी चांसेस होते हैं, क्या यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग भी होती है और कितना टाइम आपको डाइवोर्स मिलने में लगता है। आज की वीडियो में वन बाय वन इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। मेरी वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट राहुल सिंह। आज की वीडियो में हम डाइवोर्स के टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि भाई डाइवोर्स की क्या क्या कंडीशंस रहती है, किस सिचुएशन में, किस कोर्ट में और किन हालातों में आप इसको फाइल कर सकते हो, कौन से वो ग्राउंड रहते हैं। देखिए, पहले सबसे पहला रीजन ये है। आज की मैं वीडियो वेरी क्लियर कर देता हूँ, ये मेन लोगों के लिए, ये यानी कि हस्बैंड के लिए है, उनके बारे में ये वीडियो है। तो उन्हीं के वन बाय वन में उन्हीं की सिचुएशंस के बारे में बात करूंगा कि भाई किन उसमें जाना होता है। देखिए, वाइफ जब भी कभी अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है उनके बीच में शादी के बाद, तो वो तीन ही चार चीजें करती है। पहला क्या करेगी, मेंटेनेंस का केस डाल देगी 125 सीआरपीसी में, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल देगी डीवी एक्ट में, तीसरा वो 498 का केस डाल देगी। तो वाइफ की तरफ से ये रहते हैं। चौथा वो सेक्शन 9 की रीयूनियन के लिए जाएंगी कि भाई मुझे दोबारा से साथ में लेके रहे, हस्बैंड मेरे साथ में रहे आके। तो ये रहता है। तो वाइफ के लिए तो ये सारे चीजें हैं, ये मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उन पे आप जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हो कि वाइफ को किन कंडीशन में क्या करना होता है और कैसे वो केस फाइल करके अपने फेवर में प्रोटेक्शन या जो भी कुछ उनको चाहिए होता है वो है। अब बात करते हैं आदमियों की, जो हस्बैंड होता है उनके बारे में, उनको क्या करना होता है जब डाइवोर्स की सिचुएशन कैसे अराइज होती है, क्यों वो डाइवोर्स के लिए जाना चाहिए उनको, क्यों वो डाइवोर्स के लिए सोचते हैं कि भाई उन्हें डाइवोर्स चाहिए। देखिए, जब भी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहला जो कॉमन रीजन देखने को आया है वो आया है थर्ड पर्सन के थ्रू। थर्ड पर्सन में कौन होते हैं, जैसे वाइफ के पेरेंट्स होते हैं या उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो कोई बड़ी बहन, बुआ, चाची या कोई आंटी, कोई मौसी, इस तरह के लोग होते हैं। वो लोग उनको मतलब इस तरह का माइंड में एक फिट कर देते हैं जिससे वो जो अपना उसका ससुराल है उसको अपना घर नहीं समझ पाती। वो उनमें डिफरेंसेस रहते हैं, वो अपने फैमिली के ज्यादा प्रति रहती हैं, वहां पे इंक्लाइंड रहती है, जिसकी वजह से वो अपने जो ससुराल को उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। पहला रीजन कॉमन ये आता है जहाँ पे पेरेंटल साइड से यानी कि मायके की साइड से ज्यादा इंटरफेरेंस रहते हैं फैमिली में, तो वहां पे वो घर नहीं बस सकता। 95% केसेस ऐसे आते हैं। फिर उसमें ईगो का खेल आ जाता है, ईगो की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, एक दूसरे की ईगो हो जाती है, एक दूसरे पे हर तरह के वो। ये तो हो गया एक कॉमन सा जो आज की सिचुएशन में चल रहा है। वाइफ हमेशा अपने पेरेंट्स की सुनेगी, अपने फैमिली मेंबर्स की सुनेगी, माइक वालों की सुनेगी, हर बात वहां की। हर तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा किया और वहां जाके बैठ गई, फिर उसको मना के लेके आओ, फिर वो जाओ। ये रहता है। अब दूसरा रहता है, ये तो एक होगी सिचुएशन। दूसरी होती है हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, वहां पे उनके बीच में किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा कुछ न कुछ होता रहता है। छोटी सी बात को लेके शाम को झगड़ा, फिर सुबह झगड़ा, फिर वो। तो ये एक सिचुएशन रहती है। फिर उसमें आदमी सोचता है यार मुझे तो डाइवोर्स के लिए जाना चाहिए। फिर एक तीसरी सिचुएशन आती है जिसमें वाइफ कई सालों तक, बच्चे पैदा होने के बाद घर छोड़ के चली जाती है, कहीं और जाके रहना शुरू कर देती है, मायके में या कहीं अलग से। तो ऐसी होती है। एक सिचुएशन आती है जब वाइफ का कहीं और अफेयर हो जाता है, कहीं और अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल में रह जाती है, ना उसको अपने हस्बैंड की चिंता है, ना उसको अपने ससुराल वालों की चिंता है, ना उसको अपने बच्चों की चिंता है। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है। तो वन बाय वन इनके ग्राउंड में बता देता हूँ। इसमें रहता, देखो, कॉमन से ग्राउंड है डाइवोर्स केस फाइल करने के, सबको पता है। एक तो क्रुएल्टी होती है मेंटल और फिजिकल, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है मेंटल फिजिकल क्रुएल्टी में। दूसरा होता है एक डेजर्शन का ग्राउंड, अगर वाइफ 2 साल से अलग छोड़ के रह रही है तो वो वाला ग्राउंड होगा कि भाई 2 साल से अलग रहती है तो विलफुल डेजर्शन माना जाएगा उसमें, और डेजर्शन के ग्राउंड पे आप डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हो। तीसरा होता है अडल्ट्री में, अगर वाइफ का कहीं और किसी के साथ में इलिसिट रिलेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और आप उसमें प्रूव कर पा रहे हो कि उसके साथ में उनके दोनों के फिजिकल संबंध बने हैं, तो वो एक आप अडल्ट्री का ग्राउंड लेके वो केस फाइल कर सकते हो। ये तो कॉमन से ग्राउंड है, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राउंड है, वो अलग है। मैं आज मेन जो चीजें हैं ना, 99% जो केसेस है उनके बारे में ही बात कर रहा हूँ। अब क्या आती है, हस्बैंड के मन में क्वेश्चन आता है कि भाई वो कब फाइल करे डाइवोर्स केस, क्या शादी के तुरंत बाद भी डाइवोर्स केस फाइल हो सकता है? हाँ जी।
डाइवोर्स केस तुरंत शादी के बाद भी फाइल हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशंस है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर और अटमोस्ट क्रूअल्टी होती है, जिसमें हार्डशिप ऑफ क्रूअल्टी दिखाई जाती है। जैसे वाइफ ने पहले दिन ही दूसरे दिन ही एडमिट कर लिया कि उसका किसी और के साथ में अफेयर है, और उसके साथ में उसके रिलेशन है, उसके पेट में बच्चा है किसी का, या कोई उसने प्रेगनेंसी के बारे में डिस्क्लोज किया, पहले अबॉर्शन के बारे में बताया है, तो ये बातें आपको तुरंत पता चल गई, तो आप अनलमेंट ऑफ मैरिज के लिए सेक्शन 11 और 12 में जाओगे। वहां पे जाके आप कहोगे कि मैरिज को अनल किया जाए, ठीक है, खत्म किया जाए मैरिज को। लेकिन यहाँ पे क्रूअल्टी का ग्राउंड भी हो जाता है, हार्डशिप क्रूअल्टी होती है, जहाँ पे जो बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनका इन फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ की तरह रहने का कोई चांस नहीं है, जहाँ पे उसे पता चल जाता है हस्बैंड को कि भाई इन्होंने जो शादी की है झूठ बोल के फाल्स की है, इस तरह से की है। तो सारे अनलमेंट के भी ग्राउंड होते हैं और क्रूअल्टी के भी ग्राउंड होते हैं। तो शादी से पहले ही आप इनको सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगा सकते हो, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 14 ये कहता है कोई भी डाइवोर्स, सेक्शन 13 में कोई भी डाइवोर्स आप 1 साल के बाद ही फाइल कर सकते हो। अगर वहां पे एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ क्रूअल्टी मिली तो फिर आप उसको विद इन ए ईयर भी कर सकते हो। जज को अगर लगता है, अगर उन्होंने आपकी 14 की एप्लीकेशन अलाउ कर दी तो एक तरह से आप केस जीत गए हो, ठीक है। तो आप शादी के तुरंत बाद भी डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हो सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगा के, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम हार्डशिप वाली क्रूअल्टी दिखानी पड़ेगी उसमें, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है प्रमा फेसाई बिल्कुल ही सामने से एकदम से दिखता है कि इनमें ये शादी नहीं चल सकती। अब बात करते हैं वो जो शादी 1 साल के बाद की जो रहती है टाइम पीरियड। जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रह रहे हैं, एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तब भी डाइवोर्स केस वोट फाइल कर सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, बशर्ते उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। अगर उन्होंने किसी दिन भी फिजिकल रिलेशन बना लिए तो वो क्रूअल्टी कंडोन हो जाएगी, उनका डाइवोर्स केस खत्म हो जाएगा। डाइवोर्स केस फाइल करने से पहले उनके बीच में कोई कोबिटेशन, कोई उनके बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं रहना चाहिए। अगर वो हुआ तो ये समझ लो उनका केस ही खत्म हो गया। तो डाइवोर्स केस फाइल करते हुए ये बात का ध्यान जरूर रखें। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। अपने रिश्तों में हमेशा एक आप उसमें थोड़ा-सा चांस ज़रूर दीजिए। एक फैमिली काउंसलिंग ज़रूर कीजिए, चांस दीजिए उनको। अगर आपने उनको भरपूर चांस दिए हैं, उसके बाद भी उनकी कोई भी किसी तरह से भी वो सुधर नहीं पा रही है, किसी तरह से भी वो अपने आप को अपने जो उनके जो वो क्या बोलते हैं हैबिट्स हैं, उनको चेंज नहीं कर रही है, तो फिर आपको डाइवोर्स केस के लिए जाना पड़ेगा। और डायरेक्ट डाइवोर्स केस फाइल करना चाहिए या फिर आपको सेक्शन 9 फाइल करना चाहिए। देखिए, मैं मेन लोगों के लिए, हस्बैंड के लिए ये बताना चाहूँगा कि उनको सेक्शन 9 तो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। आपने आज सेक्शन 9 केस फाइल किया, 3 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा, 3 साल बाद में अगर वो रिजल्ट आएगा और वाइफ कहती है कि मुझे साथ में नहीं रहना, तो कोई भी ताकत नहीं है कानून में जो आपको उसकी आपकी वाइफ को आपके पास आपके बेडरूम में या आपके घर में ला के रख देगी। नहीं है कोई भी ताकत। अगर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया तो रिफ्यूज कर दिया। यही बात वाइफ के लिए भी, वो वाइफ अगर सेक्शन 9 फाइल करेगी तो हस्बैंड भी नहीं आएगा, लेकिन वाइफ को फाइल इसलिए करती है क्योंकि उनको वहां पे चांस रहते हैं कि वो घर बसाना चाहती है, तो उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं वही सेक्शन 9 के अलावा क्या आप डायरेक्ट डाइवोर्स में जाओगे, तो मैं तो यही कहूंगा, जब भी कभी आपने पूरे चांस दे दिए, फैमिली काउंसलिंग कर लीजिए, बशर्ते आप सेक्शन 9 में जाने की बजाय आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लीजिए, उनके पेरेंट्स से बात कीजिए, मीटिंग कीजिए, जैसे भी आप कोई मीडिएटर से बात कीजिए, अलग से अगर कोई और आपको एफर्ट करने वो कर सकते हो, आप मीडिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, फैमिली मैरिज काउंसलर के पास जाके आप अप्लाई कर सकते हो, वहां पे आप कोशिश करो कि अपनी शादी को कैसे भी बचा सको। लेकिन जब आप सेक्शन 9 में जाते हो तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, 3 साल आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी क्लियर सी इंटेंशन दिखाओ कि भाई मैंने पूरे चांस दिए, उसके बाद भी अगर कोई रिकंसिलिएशन या कोई शादी बचने के चांस नहीं है तो आप सीधा डाइवोर्स केस फाइल कीजिए। हाँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, डाइवोर्स केस फाइल करना ही डाइवोर्स मिलना नहीं होता है। जैसे हमने 3 ग्राउंड है, क्रूअल्टी, डेजर्शन और अडल्ट्री में से किसी भी ग्राउंड पे हमने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया और उसके कुछ दिन बाद आपकी वाइफ का बिहेवियर चेंज हो गया या वो आके माफी मांग लेती है या कुछ और चीजें आपके इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं, जैसे कोई बच्चा बीच में इन्वॉल्वमेंट है तो बच्चे के प्रति आपका भी लगाव हो जाता है, उससे आप सोचते हो चलो इनको एक चांस दे दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर गाइडलाइन है, कोई भी फैमिली मैटर है, फैमिली डिस्प्यूट है, उसमें पहली डेट पे ही जैसे ही कोर्ट में सम्मन होगा दूसरी पार्टी को और वो पेश होंगी, तो उस मैटर को तुरंत काउंसलिंग में भेजना या मीडिएशन में भेजना, ताकि उनके बीच में कोई भी सेटलमेंट के चांसेस हो जाए, मीडिएशन में काउंसलिंग हो जाए, सेटलमेंट हो जाए। तो इस तरह का एक
क्लियर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये वहाँ पे डिवोर्स केस फाइल करने का मतलब डिवोर्स केस मिलना नहीं है, तो ये बात भूल जाइए। वहाँ पे आपको बहुत सारे चांस मिलेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। आपको एक काउंसलर मिलेगा या मीडिएटर मिलेगा जो आपकी पूरी बात सुनेगा, आपके पूरे एफर्ट देगा, वो आपके केस को सेटलमेंट कराने के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं वो। आप दोनों की बातें सुनेंगे, फिर आप लोगों के बीच में जो भी रिकंसिलिएशन के चांसेस होंगे वो देंगे। अगर वो नहीं होते, फिर आती है बात, फिर आपको केस लड़ना पड़ता है मेरिट पे। मेरिट पे लड़ोगे तो आपको जज को कन्विंस करना पड़ता है। जज को कन्विंस कैसे करोगे? एविडेंस को लगा के, एविडेंस की फॉर्म में। जैसे आपने अडल्ट्री का लगा दिया उनके ऊपर कोई आरोप, अडल्ट्री में क्या लगाओगे आप? ऑडियो, वीडियो या चैट जो आपके पास अवेलेबल है उनको लगाओगे, जिसमें क्लियर दिख रहा है कि भाई उनका किसी और के साथ में फिजिकल रिलेशन है, इलिसिट रिलेशन है, यानी कि अवैध संबंध है, तो आप डिवोर्स केस उस ग्राउंड पे ले सकते हो। ठीक है। उसके साथ में अगर कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं एविडेंस के तौर पे, तो वहाँ पे 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट का जरूर लगवाना। अदरवाइज आप लास्ट में जब केस के जाओगे तो केस आप हार जाओगे, जज कहेगा कि मैं तो इसको कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि आपने 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाया। तो एविडेंस एक्ट में साफ क्लियर है कि भाई 65B का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तभी आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप एविडेंस के तौर पे आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो। दूसरा, क्रुएल्टी, मेंटल और फिजिकल। जैसे भी हस्बैंड वाइफ एक छत के नीचे रहते हैं, तो उनके बीच में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता होता उस चीज के बारे में। तो उसको कैसे पता चलता उस चीज के बारे में? वो आपको प्रूव करना है। यही जैसे आपके पास कोई उसकी ऑडियो है जिसमें वो आपके साथ में अब्यूजिव लैंग्वेज या भद्दी गालियां, लड़ाई झगड़ा कुछ कर रही है, तो वो चीज आपके फेवर में चल जाएगी। या फिर आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट है जिसमें आपको आपके पेरेंट्स से अलग करने की बात कर रही है, प्रॉपर्टी में हिस्सा की, या आपको डाइवोर्स केस करने की, या झूठे केस में फंसाने की। आपके पास कोई रिटर्न नोट है जहाँ पे उसने माफीनामा मांगा कि आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, तो इस तरह की कोई चीजें हैं तो वो भी चीजें आप लगा सकते हो उसमें। तो ये सारी चीजें आपके फेवर में रहेंगी। और डिजर्शन का तो ग्राउंड है ही सीधा सा, सिंपल सा, एक लीगल नोटिस भिजवा दो अपने लॉयर की तरफ से, भैया आके रह लो, नहीं रहोगे तो ठीक है, 2 साल से आप मेरे को अलग छोड़ के रहे हो। तो डिजर्शन का आपका सीधा सा ग्राउंड है, सेक्शन 9 में जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये सारे आपके ग्राउंड हैं जो आप इसमें अवेल कर सकते हो। और डाइवोर्स केस फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा डाइवोर्स मिल जाता है। उसमें आपको टाइम लगता है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी मैक्सिमम टाइम ये लगता है आपको डाइवोर्स केस में। क्योंकि इसमें क्या होता है, डाइवोर्स केस फाइल कर दिया, अपोजिट को नोटिस जाएगा, अपोजिट आएगा, फिर वो होगा। ये सीधा फैमिली कोर्ट में फाइल होता है। फैमिली कोर्ट में आप जैसे ही फाइल करोगे, वहाँ पे पहली दूसरी डेट तो आपकी काउंसलिंग में जाएगी, 1 साल तो आपका रिप्लाई और काउंसलिंग में जाएगा, फिर उसके बाद आपका एविडेंस पे रहेगा मैटर। एविडेंस आपने जैसे लीड कर लिया, उसके बाद फिर जज आप दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनेगा और आपके फेवर में जजमेंट सुना देगा। जज अगर कन्विंस है तो आपके फेवर में जजमेंट सुना देगा, आपको डाइवोर्स ग्रांट कर देगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो